प्रिय विद्यार्थियों, सनराइज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आपके लिए आज एक नया वीडियो लेकर के आए हैं, जिसके अंतर्गत हम सिखाने वाले हैं। टॉपिक का नाम है क्लच। क्लच के बारे में, क्लच मूल रूप से जब हिंदी में इसके बारे में समझा जाए तो क्लच माने होता है उपवाक्य। क्या होता है? उपवाक्य। एक तो होता है वाक्य, और वाक्य की जो पूर्ति करने वाला जो वाक्य होता है, अर्थात सप्लीमेंट्री सेंटेंस जिसको कहा जाता है, वो कहलाता है उपवाक्य। तो जो क्लच होता है, क्लच मूल रूप से 3 प्रकार की होती हैं। क्लच 3 प्रकार की होती है। वैसे तो इनके प्रकार 4 होते हैं, परंतु जो चौथा प्रकार होता है वो इन्हीं में ही शामिल कर दिया जाता है। कौन कौन से होते हैं? नंबर पहला है नाउन क्लच। नंबर दूसरा है एडजेक्टिव क्लच। जिसको रिलेटिव क्लच के नाम से भी जाना जाता है। और नंबर तीसरा होता है एडवर्ब क्लच। नाउन क्लच संज्ञा वाला उपवाक्य, एडजेक्टिव क्लच या रिलेटिव क्लच विशेषण उपवाक्य बोलते हैं, और तीसरा नंबर होता है एडवर्ब क्लच। जो 4 प्रकार के बता रहा था मैं, उसके अंतर्गत होता है कंडीशनल क्लच, शर्त वाले वाक्य। जो शर्त वाले वाक्य होते हैं उनमें क्या होता है कि शर्त भी 3 प्रकार की होती हैं। ओपन कंडीशन, खुली हुई शर्त। वैसे तो क्या है, जो एडवर्ब क्लच दे रखा होता है, एडवर्ब क्लच में ही शामिल कर दिया है उसको। कौन सा? कंडीशनल क्लच। लिखना मत इसको। कंडीशनल क्लच। जो कंडीशनल क्लच है, शर्त वाला वाक्य, ये शर्त वाला वाक्य, इसमें क्या होता है कि जो शर्त प्रकट होती है, और शर्त प्रकट होने के बाद में दूसरा जो वाक्य होता है वो परिणामित वाक्य होता है, कंसिक्वेंस सेंटेंस होता है। 2 क्लच दे रखी होती हैं। एक तो कंडीशन प्रकट करता है और दूसरा उसका रिजल्ट निकलता है, परिणाम निकलता है। तो जो कंडीशनल क्लच होती है, कंडीशनल क्लच भी 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है ओपन कंडीशन, ओपन और प्रोबेबल कंडीशन बोल देते हैं, खुली हुई शर्त। एक नंबर। दूसरा होता है हाइपोथेटिकल कंडीशन। हाइपोथेटिकल कंडीशन या इम्प्रॉबेबल कंडीशन। और जो तीसरी नंबर की जो शर्त होती है वो होती है अनफुलफिल्ड कंडीशन। अनफुलफिल्ड कंडीशन, इसको इम्पॉसिबल भी बोल देते हैं। खुली हुई या संभावित शर्त होती है कि कोई भी होता है कार्य जिसके लिए शर्त प्रकट की जाती है, उसका जो परिणाम अपेक्षित निकलता हो, परिणाम अपेक्षित निकलता हो। यदि आप परिश्रम करोगे तो परीक्षा में सफल हो जाओगे। तो ये क्या है? खुली हुई शर्त है कि ऐसा कभी नहीं होता है कि आपने परीक्षा में मेहनत नहीं की और आप सफल हो गए। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। वो कुछ माइनर इश्यू ऐसे होते हैं कि साहब उसने तो क्या है कि मेहनत नहीं की और वो परीक्षा में पास हो गया, तो नकल की होगी उसने। नकल करने में भी तो मेहनत हुई है।
तो ये ओपन कंडीशन होता है जिसके लिए शर्त प्रकट की जाती है और उस शर्त का क्या होता है, परिणाम अपेक्षित निकलता है, वो कहलाती है ओपन कंडीशन, खुली हुई शर्त। दूसरी है हाइपोथेटिकल कंडीशन, ये कल्पना पर आधारित रहती है। किस पर आधारित रहती है? कल्पना या तथ्यों पर आधारित रहती है, और मनुष्य कल्पना करता है, उस कल्पना के अनुरूप वो कार्य पूरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, वो कहलाती है हाइपोथेटिकल कंडीशन। यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो देश से गरीबी हटा देता। मनुष्य प्रधानमंत्री बन सकता है, कल्पना कर रहा है। कोई भी व्यक्ति कल्पना करता है कि यदि मैं प्रधानमंत्री होता, मैं प्रधानमंत्री बन सकता है। कोई भी मनुष्य, किसी के क्या है, माथे पर लिखा हुआ नहीं रहता है कि भाई प्रधानमंत्री ये नहीं बन सकता। नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में बताया जाता है कि भाई चाय बेचने वाले थे, चाय बेचते थे। शायद सपने में भी नहीं देखा होगा कि मैं प्रधानमंत्री भी बन सकता हूँ, परंतु मनुष्य का जो लक होता है उसके अनुसार ये है कि भाई किस प्रकार की प्रवृत्ति आ जाती है, कैसा माहौल बनता है जीवन में परिस्थितियों के अनुरूप, तो वो प्रधानमंत्री बन गए। तो वो क्या होता है कि जो काल्पनिक शर्त होती है मनुष्य की कल्पना शक्ति पर डिपेंड करती है, और उस कल्पना के अनुरूप उसका परिणाम निकलता है। तीसरी जो शर्त होती है वो होती है अनफुलफिल्ड कंडीशन, जो कि अपूर्ण शर्त बोली जाती है। ऐसी शर्त जो कभी ना तो पूरी हुई और ना पूरी हो सकती। एग्जाम्पल के तौर पर बोल देते हैं कि यदि मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ जाता। तो मनुष्य मान लीजिए देखते भी हैं कि पहली बात तो मनुष्य का पक्षी नहीं बनता है। बन जाता है क्या? नहीं बनता है। यदि मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ जाता। ना तो पक्षी बन सकता है मनुष्य का और ना वो उड़े। तो ये क्या हो गई? अपूर्ण शर्त हो गई। ऐसी शर्त जो मनुष्य के द्वारा जो करना चाहता है या प्रकट करता है वो पूरी नहीं हो सकती, वो होती है अनफुलफिल्ड कंडीशन के अंतर्गत। जो ये कंडीशनल सेंटेंस है पूरा का पूरा, ये कंडीशनल सेंटेंस एडवर्ब क्लज के अंतर्गत आता है। एडवर्ब क्लज टाइम एंड एडवर्ब क्लज ऑफ कंडीशन, इसके अंतर्गत दे रखा होता है। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं नाउन क्लज की। मूल रूप से बात क्या होती है कि जो क्लज क्या चीज़ है, मैंने इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं हम कि क्लज दो प्रकार की होती हैं। किसी सेंटेंस के अंतर्गत दो प्रकार की होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर व्हाट ही आस्क्ड आई ब्रॉट हिम। तो इसमें मूल रूप से पहचानने वाली बात होती है कि इसमें दो क्लज दे रखी होती हैं और वाक्य सिंपल सेंटेंस के अलावा कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस में आता है। वाक्य जो रचना होती है, रचना के आधार पर तीन प्रकार का वाक्य पढ़ा होगा आपने। तीन प्रकार का कौन सा? नंबर पहला सिंपल, दूसरा कॉम्प्लेक्स और तीसरा कंपाउंड। तीन प्रकार के वाक्य होते हैं रचना के आधार पर, बाय क्रिएशन। रचना के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं और वाक्य प्रवृत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के होते हैं। एसर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव,
एक्सक्लेमेटरी। इस प्रकार से 5 प्रकार के होते हैं। ये तो होते हैं वाक्य की प्रवृत्ति के आधार पर। प्रवृत्ति, जिसको भाव के आधार पर भी बोल देते हैं, बाय नोशन। भाव के आधार पर कितने प्रकार के? 5 प्रकार के, और रचना के आधार पर 3 प्रकार के। तो जो इस सेंटेंस के अंतर्गत, इस वाक्य के अंतर्गत देखेंगे, हम क्लज की बात करते हैं तो क्लज के अंतर्गत हम 3 प्रकार के सेंटेंस का उल्लेख करते हैं, जो कि रचना के आधार पर किया जाता है। या 5 प्रकार के सेंटेंस का उल्लेख नहीं करेंगे हम। तो इस क्लज वाला जो टॉपिक होता है, इस क्लज वाले टॉपिक के अंतर्गत जो 2 सिंपल सेंटेंस होते हैं, 2 सिंपल सेंटेंस होते हैं, 2 या 2 से अधिक सरल वाक्यों को जोड़ करके एक मिश्रित या संयुक्त वाक्य जो बनाया जाता है, वो आता है इस क्लज के अंतर्गत। इसमें क्या होता है? एक स्वतंत्र वाक्य होता है और दूसरा होता है पूरक वाक्य, सहायक वाक्य। जो स्वतंत्र वाक्य होता है वो अपना अर्थ अपने आप प्रकट कर लेता है, और जो स्वतंत्र वाक्य होता है उसको अब बोलते हैं हम मेन क्लज बोल देते हैं या प्रिंसिपल क्लज बोल देते हैं। और जो सहायक वाक्य होता है, पूरक वाक्य होता है, उसको बोल देते हैं हम सबऑर्डिनेट क्लज। तो इसकी सबसे पहचान करने का तरीका ये होता है, वाक्य का वह भाग जो अपना अर्थ प्रकट कर लेता है। यहाँ लिख देता हूँ मैं इसके। नंबर 1 प्रिंसिपल क्लज, वाक्य का वह भाग जो अपना अर्थ स्वयं प्रकट कर लेता है। अर्थात उसे अर्थ प्रकट करने के लिए किसी दूसरे वाक्य की आवश्यकता नहीं हो। प्रिंसिपल या मेन क्लज कहलाता है। ये जो सेंटेंस परीक्षा के अंतर्गत जो आते हैं ये वाक्य, ये क्लोज टेस्ट के रूप में आते हैं। इसमें खाली जगह दी हुई आएगी और खाली जगह के ऑप्शन में 3 शब्द दिए हुए होते हैं और तीनों में से आपको भरना होता है, परंतु ऊपर लिखा हुआ रहता है आपको कि नाउन क्लज के रूप में भरना है या एडजेक्टिव क्लज के रूप में भरना है या एडवर्ब क्लज के रूप में भरना है। जिस क्लज के रूप में भरना होता है उसी के हिसाब से हम उसको लगा देते हैं। तो ये क्या होता है कि इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रिंसिपल क्लज और मेन क्लज, मैं इसका जो रूप करा रहा हूँ वो डेस्क्रिप्टिव करा रहा हूँ, वर्णनात्मक, जिससे क्या है कि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। प्रिंसिपल क्लज वाक्य का वह भाग जो अपना अर्थ स्वयं प्रकट कर लेता है।
अर्थात उसे अर्थ प्रकट करने के लिए किसी दूसरे वाक्य की आवश्यकता नहीं हो। प्रिंसिपल अपर प्राइमरी लेवल पर तो इसको बोलते हैं मेन क्लज। 8वीं क्लास में मेन क्लज के नाम से दे रखा होता है इसको, मेन क्लज और सबऑर्डिनेट क्लज। परंतु जैसे ही आप सीनियर सेकेंडरी लेवल पर चलते हैं तो सीनियर सेकेंडरी लेवल पर मेन क्लज के बजाय प्रिंसिपल क्लज का वो आता है। तो चाहे मेन क्लज दे रखा हो या प्रिंसिपल क्लज दे रखा हो, बात वही उसी को ही कहते हैं ये, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि 2 क्लज दे रखे हैं, व्हाट ही आस्क्ड और आई ब्रॉट हिम। तो इसमें वाक्य क्या हो रहा है कि 2 वाक्य दे रखे हैं, दोनों वाक्यों में से ऐसा वाक्य कौन सा है जो अपना अर्थ प्रकट कर रहा है। आई ब्रॉट हिम, मैं उसको लाया, यह अर्थ प्रकट कर रहा है। बाट ही आस्क्ड, जो कुछ भी उसने मांगा था, जो कुछ भी उसने मांगा था या पूछा था। तो ये वाक्य अपना अर्थ प्रकट नहीं कर पा रहा है और ये वाक्य अपना अर्थ स्वयं प्रकट कर पा रहा है। तो ये तो हो गया प्रिंसिपल क्लज। और जो वाक्य का वह भाग जो अपना अर्थ प्रकट करने के लिए किसी दूसरे वाक्य पर आश्रित रहता है वो कहलाता है सबऑर्डिनेट क्लज। आइए देखते हैं सबऑर्डिनेट क्लज के दूसरा नंबर डाल करके लिखते हैं। दूसरा नंबर, वाक्य का वह भाग जो अपना अर्थ प्रकट करने के लिए दूसरे वाक्य पर आश्रित हो, सबऑर्डिनेट क्लज कहलाता है। वाक्य का वह भाग जो अपना अर्थ प्रकट करने के लिए किसी दूसरे वाक्य पर आश्रित हो सबऑर्डिनेट क्लज कहलाता है। अर्थात ये वाक्य अपना अर्थ प्रकट करने के लिए किस पर डिपेंड हो रहा है, इस पर। बाट ही आस्क्ड फोर और होना चाहिए इस जगह पर, 4 और लगा देता हूँ। आस्क्ड फोर ये वर्ब हो जाएगी, फ्रेजल वर्ब। आस्क्ड फोर मान होता है मंगाना। बाट ही आस्क्ड फोर, जो कुछ भी उसने मंगाया था या मांगा था, आई ब्रॉट हिम, मैं उसके लिए लाया। तो ये क्या है, ये अर्थ अपना स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। और जब इस वाक्य को लगा रहे हैं तो इस वाक्य से इसका भी अर्थ प्रकट हो रहा है और ये भी अपना अर्थ प्रकट कर रहा है। तो जो वाक्य अपना अर्थ अपने आप स्पष्ट कर रहा है वो तो क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लज हो गया। और जो वाक्य अपना अर्थ प्रकट करने के लिए दूसरे वाक्य पर, दूसरे क्लज पर निर्भर रह रहा है, उसको बोल देते हैं हम सबऑर्डिनेट क्लज। तो ये सबऑर्डिनेट क्लज हो गया। ठीक है। अब बात आती है कि इसका क्या मतलब हुआ सबऑर्डिनेट क्लज और प्रिंसिपल क्लज पहचानने का। जो वाक्य में दोनों वाक्यों को हम जोड़ेंगे वो क्या होता है कि जो जुड़ा हुआ जो वाक्य होगा वो सबऑर्डिनेट क्लज ही कहलाता है। एक तो मेन क्लज आएगी, मेन क्लज तो सीधा लिख जाएगा, परंतु जो दूसरा वाक्य होता है, दूसरे वाक्य को जोड़ने के लिए हम क्या कर देते हैं, सबऑर्डिनेट क्लज का प्रयोग करते हैं। सबऑर्डिनेट क्लज को जोड़ने के अलग अलग तरीके हैं। कौन से क्लज के रूप में जोड़ रहे हैं, नाउन क्लज के रूप में अलग तरीका होता है, एडजेक्टिव क्लज के रूप में अलग तरीका होता है, और एडवर्ब क्लज के रूप में अलग तरीका होता है उसको जोड़ने का। आइए देखते हैं इसके अंतर्गत। ये तो होता है
जिन विद्यार्थियों के लिए पहचानने का तरीका, जिन विद्यार्थियों को खूब अच्छी तरह से अर्थ आता है, कि जिसको अर्थ करना आ जाता है, वो पहचान जाएगा कि भाई ये तो प्रिंसिपल क्लज है और ये सबऑर्डिनेट क्लज है। तो इस तरीके से वो पहचान जाएगा जो पढ़ा लिखा विद्यार्थी है जो। तो और जिस विद्यार्थी को अर्थ करना नहीं आता है, वो कैसे पहचानेगा कि भाई ये सबऑर्डिनेट क्लज है या प्रिंसिपल क्लज है। तो उस विद्यार्थी के लिए तरीका क्या होता है? सबसे सरल तरीका है कि किसी भी वाक्य के अंतर्गत जो योजक शब्द लगा हुआ होता है, दैट, वाट, व्हेन, वेयर, एज, बिफोर, एज सून, हैं, ऐसे जो शब्द आ जाते हैं उनके बाद वाला जो वाक्य होता है वो पूरा पूरा सबऑर्डिनेट क्लज कहलाता है। ये सबऑर्डिनेट क्लज और ये हो गया प्रिंसिपल क्लज। अब बात आती है कि जो प्रिंसिपल क्लज है वो सबऑर्डिनेट क्लज के लिए क्या काम कर रहा है? सबऑर्डिनेट क्लज प्रिंसिपल क्लज के लिए क्या काम कर रहा है? यदि संज्ञा का काम कर रहा है तो नाउन क्लज हो गई। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट कर रहा है तो एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लज हो गया। और वाक्य में क्रिया की विशेषता प्रकट कर रहा है तो वह एडवर्ब क्लज हो गया। आइए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, समझ आ जाएगा आपको तीनों के। I gave what he brought, he demanded. एक वाक्य ये हो गया और एक वाक्य हो गया। तो इसमें प्रिंसिपल क्लज कौन सा हो गया? प्रिंसिपल क्लज या मेन क्लज हो गया। और बाट से जुड़ा हुआ है ये क्या हो गया? सबऑर्डिनेट क्लज हो गया। अब ये क्या होता है कि नाउन क्लज के रूप में है। भाई आई और गेव कर्ता दे रखा है। प्रिंसिपल क्लज के लिए क्या काम कर रहा है? वाक्य की सेंटेंस की पहचान देखते हैं, कर्ता, क्रिया, और क्रिया के तुरंत बाद क्या पाया जाता है? कर्म। अब वाक्य में कर्म क्या चीज़ होता है? या तो संज्ञा होती है या सर्वनाम होता है। तो सर्वनाम क्लज का कोई उल्लेख है ही नहीं है प्रोनाउन क्लज का। तो कौन सा क्लज हुआ? नाउन क्लज। भाई ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन ही तो होगी ना, नाउन क्लज। तो ये क्या हो गया? नाउन क्लज हो गया। अब काम क्या कर रहा है क्रिया के लिए? ऑब्जेक्ट का। तो ये इसको बोल देते हैं, इस फंक्शन को, ऑब्जेक्ट टू वर्ब। ऑब्जेक्ट टू वर्ब ये फंक्शन हो गया इसका। इसी प्रकार से व्हाट ही ब्रॉट was a packet of sweets। इस प्रकार से what he brought was a packet of sweets। तो इसमें प्रिंसिपल क्लज छाटेंगे। जो ये बाज दे रखा है इसका मतलब है कि इसके कर्ता इट छुपा हुआ है, कंसीस्टेंट सब्जेक्ट। इट वाज ए पैकेट ऑफ स्वीट्स, यूँ पढ़ेंगे इसको। क्यों कि ये इट वर्ब, इट जो शब्द है वो किसके लिए आया है? क्रिया से जब पहले आ रहा है, क्रिया से पहले आ रहा है तो ये पूरा पूरा क्या काम कर रहा है? भाई सहायक क्रिया से पहले आता है साधारण सेंटेंस में तो क्या होता है? कर्ता होता है ना।
असर्टिव सेंटेंस में तो ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। अब सब्जेक्ट के रूप में इस पूरे वाक्य को कैसे बोलेंगे? जब इसका प्रतिनिधित्व करेंगे, प्रोनाउन लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे हम? इट का प्रयोग। तो ये हो जाएगा इट वाज ए पैकेट ऑफ स्वीट्स। और ये क्या हो गया? बाट ही ब्रॉट, वह जो कुछ भी लाया। तो इसमें क्या आ गया? बाट आ गया। तो बाट के बाद वाला जो वाक्य है ये क्या हो गया? सबऑर्डिनेट क्लज। ठीक है, दूसरा वाक्य देखते हैं, इट वाज ए पैकेट ऑफ स्वीट्स। सेंटेंस अपना अर्थ अपने आप प्रकट कर रहा है। तो ये कौन सा हो गया? प्रिंसिपल क्लज। ठीक है, अब वाक्य में हम क्या देखेंगे कि जो प्रिंसिपल क्लज है उसके लिए सबऑर्डिनेट क्लज अर्थात सहायक वाक्य है, पूरक वाक्य है, वो किस चीज़ की पूर्ति कर रहा है भाई? किस चीज़ की पूर्ति कर रहा है? ये वाक्य किससे शुरुआत हो रही है? सहायक क्रिया से। और वाक्य में सहायक क्रिया से पहले क्या आ रहा है? ये पूरा वाक्य आ रहा है। क्या चीज़ होती है? सहायक क्रिया से पहले आने वाला होता है जो कर्ता होता है। अब कर्ता के बारे में भी बात आती है। कर्ता या तो संज्ञा होती है या सर्वनाम होता है। या तो संज्ञा होगी या फिर सर्वनाम होगा। तो सर्वनाम क्लज तो हम उल्लेख ही नहीं कर रहे हैं, उसका सर्वनाम क्लज तो होता ही नहीं है। तो कौन सा क्लज हुआ? नाउन क्लज। तो ये नाउन क्लज हो गया। नाउन क्लज में भी क्या कार्य कर रहा है भाई? ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है वर्ब के लिए। तो इस फंक्शन को बोल देते हैं सब्जेक्ट टू वर्ब। जहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लज सब्जेक्ट का कार्य करता है प्रिंसिपल क्लज के लिए, तो उस फंक्शन को बोलते हैं सब्जेक्ट टू वर्ब। ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है तो ऑब्जेक्ट टू वर्ब। कंप्लीमेंट का कार्य करता है तो कंप्लीमेंट ऑफ ए वर्ब। अपोजिशन का कार्य करता है तो अपोजिशन ऑफ ए वर्ब या अपोजिशन टू ए वर्ब हैं। प्रीपोजिशन पे जीरेंड का कार्य करता है तो प्रीपोजिशन पे जीरेंड का बोल देते हैं। परंतु हमें मूल रूप से यहाँ पर पढ़ने की आवश्यकता है सब्जेक्ट टू वर्ब, ऑब्जेक्ट टू वर्ब और एक एपोजिशन। 3 नियमों को समझने की आवश्यकता है। एक होता है कंप्लीमेंट ऑफ ए वर्ब। 4 नियम, सॉरी। तो 4 नियम से ज़्यादा इसके अंतर्गत आता नहीं है। अब ये तो हो गई नाउन क्लज वाली बात। दूसरा देखते हैं जिसको एडजेक्टिव क्लज या रिलेटिव क्लज के नाम से जाना जाता है। उसको कैसे पहचानेंगे कि ये एडजेक्टिव क्लज है या रिलेटिव क्लज है? कि ये एडजेक्टिव विशेषण होता है। एडजेक्टिव विशेषण को बोलते हैं। और विशेषण शब्द क्या चीज़ होता है? वाक्य का वह भाग या वह शब्द जो किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है, उसको बोलते हैं अपन विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करे, विशेषण हो जाता है। विशेषण क्लज हो जाएगा वो। और एक होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या चीज़ होती है? क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता प्रकट करता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो उस हिंदी में क्रिया विशेषण बोल देते हैं, अंग्रेजी में उसको एडवर्ब बोल देते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। आई सा ए बॉय हु वाज लैम्प। मैंने आपको पहचानने के लिए बताया था कि जहाँ वाक्य में जिन विद्यार्थियों को अर्थ करना नहीं आता है, बाय द वे हमें अर्थ करना नहीं आए इसके बारे में, आपको इसके बारे में अर्थ करना नहीं आए, तो आप क्या करोगे कि जो WH वर्ड है या जो कोई भी योजक शब्द है जुड़ा हुआ है, उसके बाद वाला जो सेंटेंस होता है वो क्या होगा? सबऑर्डिनेट क्लज होगा। शेष दूसरा बचा हुआ क्या होगा? प्रिंसिपल क्लज होगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि
कि प्रिंसिपल पहले आए और सबऑर्डिनेट क्लच बाद में आए। कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिनमें सबऑर्डिनेट क्लच पहले भी दे रखा होता है और प्रिंसिपल क्लच बाद में होता है। परंतु मेन रूप से बात समझने की ये होती है कि जो नाउन क्लच होता है, नाउन क्लच के अंतर्गत कभी कभी जो सबऑर्डिनेट क्लच होता है वो सब्जेक्ट टू वर्ब के रूप में पूछता है, तो वो पहले भी आ जाता है उसमें। ठीक है। अब इसमें प्रिंसिपल क्लच और सबऑर्डिनेट क्लच ये तो हमने क्या कर दिया, बिना अर्थ के पहचान की है इसकी कि भाई इस शब्द से जुड़ा हुआ है उसे, इसके बाद वाला सेंटेंस क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लच हो गया, और शेष बचा हुआ दूसरा होगा वो क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लच हो गया। अब अर्थ करके देखते हैं कि जो विद्यार्थी पढ़े लिखे होते हैं, मतलब होशियार हैं, होशियार विद्यार्थियों के लिए यह है कि ये दो वाक्य हैं जोड़ रहे हैं। ये आई सा ए बॉय, मैंने एक लड़का देखा, हु वाज लैम्ब, यह अर्थ अपना पूरा प्रकट कर रहा है। यहाँ तक मैंने एक लड़का देखा, इसको अपना अर्थ प्रकट करने के लिए किसी दूसरे वाक्य की आवश्यकता नहीं है। इस वाक्य के लिए आवश्यकता है कि हु वाज लैम्ब, जो लंगड़ा था। कौन लंगड़ा था पता नहीं है, पता नहीं है यहाँ पर। जब इस वाक्य का अर्थ लेते हैं तो अब इस वाक्य को पूरे को पढ़ेंगे। आई सा ए बॉय हु वाज लैम्ब, मैंने एक लड़का देखा। कौन देखा, लड़का। हु वाज लैम्ब, जो लंगड़ा था। कौन लड़का लंगड़ा था, ये लड़के पर डिपेंड कर रहा है, इस पर। और लड़का शब्द क्या है, नाउन, और नाउन को क्या कर रहा है इसमें, क्वालिफाई कर रहा है। लैम्ब कौन था, लंगड़ा, लड़का। तो लड़के का लंगड़ा होना ये उसकी क्या हो गई, विशेषता हो गई। तो लड़के का लंगड़ा होना उसकी विशेषता हो गई। तो कौन सा क्लच हो गया ये दूसरा सबऑर्डिनेट क्लच, एडजेक्टिव क्लच, या इसको रिलेटिव क्लच के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से, जैसे एक एग्जांपल और देंगे। मोहन इज ए टेलर हु इज माई फ्रेंड। मोहन इज ए टेलर हु इज माई फ्रेंड। कहाँ से जोड़ रहा है वाक्य, हु से जुड़ रहा है। तो ये क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लच। मोहन इज ए टेलर, ये वाक्य अपना अर्थ अपने आप प्रकट कर रहा है। कौन सा क्लच हो गया, प्रिंसिपल क्लच। और ये हो गया हु इज माई फ्रेंड, जो मेरा मित्र है। जो मेरा मित्र है कौन, टेलर पर भी डिपेंड कर रहा है भाई, टेलर भी है। और मूल रूप से किस पर आ रहा है, इस पर आ रहा है। मोहन इज ए टेलर, मोहन तो एक दर्जी है, टेलर है, और जो मेरा मित्र है कौन, पहले तो डिपेंड कर रहा है इस पर, और ये कर रहा है इस पर। तो इन दोनों में से कोई सा भी शब्द दोनों को जब लेते हैं हम, तो ये संज्ञा ही हुई। किसकी विशेषता बता रहे हैं, किसको क्वालिफाई कर रहे हैं, टेलर को और मोहन को। तो टेलर शब्द भी किसके लिए आया है, मोहन के लिए। तो मूल शब्द क्या हो गया, यही तो हो गया ना। और मोहन शब्द क्या हो गया, संज्ञा। और जब संज्ञा को विशेषता प्रकट कर रहा है, संज्ञा को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लच हो जाएगा। तो इस प्रकार से बोल देते हैं इसको एडजेक्टिव क्लच। एक लास्ट वाला होता है, उसको बोलते हैं एडवर्ब क्लच। एडवर्ब क्लच होता है वो क्रिया की विशेषता प्रकट करता है, अर्थात किसी समय अवधि के दौरान जो कोई भी क्रिया विधि संपन्न की जाती है तो उस क्रिया को क्वालिफाई कर रहा है। देखते हैं, आई वॉज वेदिंग व्हेन माई फादर वेंट टू आगरा। ये हो गया, किससे जुड़ा हुआ है वाक्य, वैन से जुड़ रहा है। तो वैन माई फादर वेंट टू आगरा।
जब मेरे पिताजी आगरा गए तो क्या हुआ, इस वाक्य पर डिपेंड कर रहा है। भाई ये सबऑर्डिनेट क्लज हो गया, जुड़ा हुआ बाद वाला वाक्य सबऑर्डिनेट क्लज। जब ये सबऑर्डिनेट क्लज हो गया तो दूसरा वाक्य प्रिंसिपल क्लज। आई वॉज बेदिंग, मैं स्नान कर रहा था। व्हेन माई फादर वेंट टू आगरा, जब मेरे पिताजी आगरा गए तो क्या हुआ, स्नान कर रहा था। स्नान करना क्या चीज़ है, क्रिया। तो किस पर डिपेंड कर रहा है सबऑर्डिनेट क्लज, क्रिया को। जब क्रिया को क्वालिफाई कर रहा है तो ये क्या हो गया, एडवर्ब क्लज हो गया। अर्थात वह शब्द जो वाक्य में क्रिया की विशेषता प्रकट करता है क्रिया विशेषण कहलाता है। क्या हो जाएगा, आई वॉज बेदिंग व्हेन माई फादर वेंट टू आगरा, जब मेरे पिताजी आगरा गए तो क्या कर रहा था, स्नान कर रहा था। स्नान करना क्या हो गई इसमें, क्रिया। तो ये जो सबऑर्डिनेट क्लज है वो किसकी विशेषता प्रकट कर रहा है, क्रिया को क्वालिफाई कर रहा है। जब क्रिया को क्वालिफाई करना क्या कहलाता है, एडवर्ब क्लज हो जाता है। राम वाज ड्राइविंग व्हेन he stopped in the shade. क्या हो जाएगा, राम वाज ड्राइविंग, राम ड्राइविंग कर रहा था, चला रहा था वाहन। व्हेन ही स्टॉप्ड इन द शेड, जब वह छाया में रुका। जब वह छाया में रुका तो क्या हुआ, क्या कर रहा था, ये क्रिया कर रहा था। कौन सी, ड्राइविंग की। किस पर डिपेंड हो गया, ड्राइविंग पर। ड्राइविंग क्या हो गई, वर्ब हो गई। तो वर्ब पर डिपेंड होने वाला क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। तो इसको बोल देंगे एडवर्ब क्लज। आगे इसकी शुरुआत अगले वीडियो में कराएंगे। धन्यवाद, गुड बाय।